आप सभी मित्रों का आल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे उपन्यास धरती धन्ना अपना। जगदीश चंद्र का यह उपन्यास बहुत ही चर्चित है, जो एक दलित जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं उपन्यास को। धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में लिखा गया। रचनाकार जगदीश चंद्र हैं। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। यह उपन्यास इसी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। कहाँ की? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिखा गया है। पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र में के घोड़ेवाहक गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। पंजाब में एक जिला है होशियारपुर। होशियारपुर में जो वहाँ की लोग रहते हैं, वहाँ पर जो दलित लोग रहते हैं, उन्हीं के जीवन पर ये लिखा गया उपन्यास है। आगे देखते हैं कि भूमिका में आल हिंदी तैयारी मंच 101, ये चैनल का नाम है मित्रों, आप सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो भूमिका शुरू करते हैं कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपे एक अदम्य वेदना की उपज है। यह कौन कह रहा है? जगदीश चंद्र जी कह रहे हैं। शुरू में उपन्यास पुस्तक के भूमिका में ये बात उन्होंने लिखी है। आगे कहते हैं कि मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन पंजाब में बीती। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी के जमीन जोतता था। गांव का जो एक हरिजन परिवार था, चमार जिसे बोलते हैं, वह क्या करता था कि इनके नाना जी का खेत मतलब जोतता था, मतलब अधिया करता था, अधिया पे। और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। तो लेखक कह रहा है किसी बात को लेकर कभी कभी कोई काम ओम पड़ जाता था तो वो हरिजन बस्ती में जाता था। हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थी, कुछ परंपराएं और सीमाएं थी, जिनमें बंधकर जरूर चलना पड़ता था। वहां जाने का कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं थी, लेकिन वहां जाने के बाद किसी के यहाँ ना जाओ, किसी के यहाँ कुछ खाओ मत, किसी के यहाँ कुछ पहनो मत, ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं, जो जगदीश चंद्र ने भूमिका में लिखा है। आगे कहते हैं कि मेरा किशोर मन बंधनों की इस झीनी झीनी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्याग्र रहता था, अर्थात व्याकुल रहता था, उत्सुक रहता था, जानना चाहता था। लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। जो लेखक कहना चाह रहा है कि मैं वहां पर गया, लोगों की नज़रों से बच कर गया और वहां पर देखा वहां कैसे लोग रहते हैं, वहां का जनजीवन क्या है, सब कुछ देखा। और फिर मैं उसको लिखना चाहता था, मैं उसको जीवन में सामने उकेरना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था, नहीं दिखा पाया। मेरे पास अभिव्यक्ति के कोई माध्यम नहीं थे उस समय। फिर आगे उपन्यास में कहते हैं कि एक सेकंड, उपन्यास लिखने जैसी, एक मिनट, तो लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी, परंतु उन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि मैं उपन्यास लिखने जैसी किसी भी चीज से मैं परिचित नहीं था, उनको लिखने का कोई तौर तरीका नहीं पता था। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार छुट्टियों में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहता। मैं हर साल यही देखता कि गांव में मर्यादाओं की सीमाएं टूटनी तो दूर,
रही, उनकी जकड़न दिनों दिन सख्त होती जा रही है। मतलब जो ये भेदभाव, छुआ-छूत के ये सारे बंधन थे, ये कौन कहे कि दूर होना चाहिए, बेरो-बेर और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण मुझे इस सामाजिक दुर्व्यवस्था के पीछे-पीछे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र का छात्र। तो लेखक किसका छात्र था? अर्थशास्त्र का छात्र था, ठीक है? मैं यह सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक आभाओं की चक्की में युगांतरों से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को वे जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में ये रहते हैं, कुछ भी उनका नहीं है। कितना अच्छी सी बात है कि यहाँ पर वो व्यक्ति जो हैं, हरिजन व्यक्ति जो हैं, उनका कुछ भी नहीं। जिस जमीन को जोतते हैं, जहाँ पर रहते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में भी रहते हैं, वो भी उनका अपना नहीं। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपनी सभी बात तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प लिया। मतलब पिछड़े वर्ग जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों का मतलब चित्रण करने का, उनको मतलब समाज को दिखाने का मैंने संकल्प किया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। ये कौन कह रहा था? भूमिका में लेखक ने लिखा है, ये स्वयं से लेखक ने भूमिका लिखी। अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला। कवि कह रहा है, मतलब लेखक कह रहा है कि मतलब मैं उनके जो वो जीवन जी रहे हैं, मैं तो वो जीवन नहीं जी पाया, परंतु मैंने उसको बहुत नजदीक से, निकट से उसको देखा है। सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। ये उपन्यास किसको समर्पित है पूछा जा सकता है कि सोम आनंद को। पृष्ठ के दूसरे पेज पर भूमिका के बाद यही वर्ड लिखा हुआ है कि सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनः जागृत करने करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। तो सोमानंद को यह उपन्यास समर्पित है। जगदीश चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला खुर्जा में हुआ था और इनका जन्म सन 1930 ईस्वी था। इनका बचपन जो था वो इनके ननिहाल पंजाब के रलहन में बीतता था, ठीक है। प्रेमचंद का उत्तराधिकारी जगदीश चंद्र को माना जाता है या माना जा सकता है, ठीक। इस उपन्यास में पाठक को यह पता चलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार हरिजनों का शोषण करती है। यह उपन्यास भारतीय गांव में जीने वाले कई हजार हरिजनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपन्यास मतलब भारतीय गांव में जीने वाले कई हजार हरिजनों के प्रतिनिधित्व का चित्रण करता है, उनको दिखाता है। यह एक दुखांतक उपन्यास है, इसमें कुल 49 प्रकरण है। यह उपन्यास दुखांतक कैसे हो गया है? अंत में काली लड़ते लड़ते मतलब ज्ञानों को छोड़कर गांव से भाग जाता है। तो यही एक चरित्र काली में गलत दिखाया गया है। काली इसका नायक है, प्रमुख पात्र है जो ज्ञानों से प्रेम करता है, तो अंत में वो छोड़कर चला जाता है पता नहीं कहाँ। तो ये इसीलिए यह उपन्यास जो होता है दुखांतक होता है और ज्ञानों को उसकी माता द्वारा शंख या जहर देकर मार दिया जाता है। इस कथा में ये सारी बातें आगे आएंगी। तो यह एक दुखांतक उपन्यास है, इसमें कुल 49 प्रकरण है, नोट कर लीजिए आप लोग। पात्र में देखिए, काली है, नायक है, जात से दलित है, कथा का केंद्र है। ज्ञानो है, काली की प्रेमिका है, दलित ग्रामीण युवती है, मंगो की बहन है। प्रतापी है, काली की चाची है। जस्सो है, ज्ञानो ज्ञानो की माँ है और मंगू है, ज्ञानो का भाई है, जस्सो का बेटा है। आगे चौधरी हरनाम सिंह है, गांव का चौधरी है, शोषण करने वाला है। छज्जू शाह है, साहूकार है। मुंशी शिवराम है, गांव के मास्टर हैं। पंडित संतराम है, छुआछूत और भेदभाव रखते हैं, पाखंडी हैं। निहाली है को काली चाची
काली ताई ताई कहकर बुलाता है। निहाली उसकी गांव की रहती है, काली उसको ताई ताई कहकर बुलाता है। काली की पड़ोसी है। जीतू है निहाली का पुत्र है, काली का मित्र है। जीतू कौन है? निहाली का पुत्र है और काली का मित्र होता है। प्रीतो है ग्रामीण, ग्रामीण की एक युवती है प्रीतो। काली को कालिदास भी कहा गया है। ज्ञानो बस एक ऐसी स्त्री है जिसके साथ शोषण नहीं होता है। पूरे उपन्यास में जितनी भी स्त्रियां आती हैं सबके साथ शोषण होता है, लेकिन ज्ञानो एक ऐसी स्त्री होती है जिसके साथ शोषण नहीं होता है, इस उपन्यास में दिखाया गया है। अन्य पात्रों में है निक्कू है, बंतू है, सिद्धू है, अमरू है, दीनू है, लच्छो है, हरदेव है, नाहर सिंह है, नंद सिंह है, पालो है, ठाकुरी है और संता सिंह है। पात्रों के विषय में स्वयं लेखक का कथन है कि घटनाओं और पात्रों के चयन में मुझे कतई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। नोट कर लीजिए, ये स्वयं से लेखक ने ही कहा है कि घटनाओं और पात्रों के चयन में मुझे कतई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। यह उपन्यास काली और ज्ञानो नामक दो मुख्य पात्रों को केंद्र में रखकर बुना गया है और तत्कालीन सामाजिक स्थिति का स्पष्ट चित्रांकन किया गया है। तो आगे देखेंगे कि इसमें मुख्य पात्र काली हरिजन जात का है। वह लगभग 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से अपने गांव घोड़ेवाहा लौटता है। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से 6 वर्ष के बाद कमाई करके मतलब अपने गांव घोड़ेवाहा लौटता है। इसमें दो गांवों का वर्णन हुआ है, एक रलहन और दूसरा घोड़ेवाह। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से उपन्यास में घोड़ेवाह गांव का जिक्र किया गया है, कौन सा उपन्यास में जिसमें दोआब का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी मुख्य बातें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लरहन और घोड़ेवाह कौन सा जिला है? होशियारपुर, पंजाब का एक जिला है होशियारपुर। ठीक, यहाँ उसकी चाची प्रतापी अकेले रहती है, उनके माता पिता नहीं है। किसके? मतलब काली के माता पिता अब नहीं है, मतलब गुजर चुके हैं। शहर से आकर काली को गांव नितांत छोटा और पिछड़ा हुआ लगता है। जब शहर से काली अपने गांव लौटता है तो उसको गांव कैसे लगता है? बहुत छोटा और बहुत पिछड़ा हुआ लगता है। काली अपने पुराने मकान की जगह नया मकान बनाना चाहता है, लेकिन चौधरी उसमें बाधा डालता है। काली जो उसका छप्पर वाला मकान था वहां पर वो अपना गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है। गिराकर क्या, वो गिर ही चुका है। तो लेकिन उसमें जो गांव के चौधरी लोग होते हैं उसमें अड़ंगा डाल देते हैं, उसको मकान बनाना नहीं देते हैं। कोई सूदखोरी का जोन लगाकर कहता है कि तुम्हारे पिता ने हमसे सूद पर पैसे लिए थे, उसका पैसा ऐंठ देते हैं। तो ये तमाम चीजें इस उपन्यास में देखने को मिलती है और अंत परंते उसको मकान नहीं बनाने दिया जाता है। अंत परंते हार कर, बहुत पीड़ित होकर काली गांव छोड़कर भाग जाता है। उसके चाची प्रतापी की मृत्यु हो जाती है। उपन्यास के मुख्य विषय के रूप में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा भी है। यही प्रेम कथा मुख्य रूप से चलती है। उपन्यास की एक और घटना है कि माँ जस्सो द्वारा गर्भवती ज्ञानों को संखिया जहर खिलाकर मार दिया जाता है और अंत में काली का गांव से गायब हो जाना दिखाया गया है। तो यही में काली मतलब हारा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए यह नाटक, यह उपन्यास दुखांत हो जाता है। उपन्यास का प्रारंभिक वाक्य है कि काली जब गांव के निकट पहुंचा तो पौ फट चुकी थी। पौ फटना मतलब सुबह की जो रोशनी आती है, पहली किरण आती है या सुबह जब होती है उसे पौ फटना कहते हैं। मतलब भिनसार हो गया है, सुबह हो गई है, अजोर होने लगा है या किरण अब निकलने लगी है। तो काली कह रहा है, काली जब गांव के निकट पहुंचा तो पौ फट चुकी थी। वह एक रूण मूण पेड़ के पास खड़ा होकर गांव की ओर देखने लगा, जो सुबह के मलगजे अंधेरे, ना दिन ना रात, उषा काल में बहुत बड़ी गठरी की तरह नजर आ रहा था। क्या? उसका गांव बहुत बड़ी गठरी की तरह नजर आ रहा था। जब काली कानपुर से लौटता है और अपनी गांव की तरफ, गांव के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे से देखता है गांव को, तो गांव उसको कैसा नजर आता है? एक गठरी के समान नजर आता है। और कब पहुंचता है? सुबह के टाइम पहुंचता है। ठीक है, पाँव फटना मतलब रोशनी निकलना, मतलब सुबह होना। कथा है कि गांव में कुत्तों और चमारों की कथन
है कि गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान करना मुश्किल है। संता सिंह का कथन है, मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, कि गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान करना मुश्किल है। संता सिंह। चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का कलेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। ये कौन कहती है? निहाली, जीतू की माँ जो है। और जीतू कौन है? काली का मित्र है। और निहाली किससे कहती है? चौधरी से कहती है। कोई भी अगर गांव में कोई विपत्ति आपत्ति या कोई चोरी डकैती होती है, किसी का नुकसान होता, तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? जीतू को। जीतू को बहुत यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। काली चौधरी से कहता है कि अगर बहुत अति जब हो जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। काली चौधरी से कहता है, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। काली चौधरी से कहता है। बहुत अच्छा कथन है, नोट डाउन करते चलिए। ब्याह के बिना जिंदगी भी ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है, लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता है। मिस्त्री एक पात्र है, काली से कहता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है, लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता है। मिस्त्री काली से। आगे देखते हैं कि वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली। पत्नी वह जो अपनी ब्याहता हो, उसे सिर पर चढ़ाओ या पांव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन पराई जनानी स्त्री तो मुंहजोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह काली से कहता है। हाँ, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली। पत्नी वह जो अपनी ब्याहता हो, उसे सिर पर चढ़ाओ या पांव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन पराई जनानी, जनानी माने स्त्री, तो मुंहजोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह काली से कहते हैं, पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। बिशन दास काली से कहता है, ये बात सत्य है कि पूंजीपति कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। अगर मजदूरों में एकता हो जाएगी तो उनका काम बंद हो जाएगा, उनको मुनाफा नहीं मिलेगा, वो उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये भी सीख मिलती है। बिशन दास काली से कहते हैं, तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से इसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फरेब है। अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े किए हैं। बिशन दास बंतु से कहता है। बंतु भी एक पात्र है, बंतो अलग है और बंतु से एक पात्र अलग है, तो इसको भी नोट डाउन करिए। सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं कि चमार नहीं रहा, धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। संता सिंह नंद सिंह से कहते हैं। बहुत अच्छा सा कथन है कि सिख बन जाने से मजहब मतलब यह तो नहीं कि चमार नहीं रहा, धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। संता सिंह नंदा सिंह से कहते हैं, नंद सिंह से कहते हैं। आगे जगदीश चंद्र के उपन्यास हम लोग देखेंगे। इनके कौन कौन से उपन्यास हैं? यादों का पहाड़ 1966, धरती धन अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंड्रा लाट 1978, घास गोदाम 1985 और नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। घास गोदाम जो है धरती धन्ना अपना का आगे वाला भाग है। तो मित्रों आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा मधुरेश ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसको देखेंगे कि धरती धन्ना अपना पंजाब की पृष्ठभूमि में दलितों और हरिजनों के जीवन पर लिखा गया है।
काली ज्ञानो बंतो निहाली प्रीतो और प्रसन्नी आदि पात्र मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। दलित वर्ग के जीवन का यह बहुत प्रामाणिक साक्षात्कार है, जिसमें उसकी क्षुद्रताओं, देश और स्वार्थों के प्रति लेखक कहीं उदासीन नहीं रहता है। काली गांव की खुली हवा और वैसे ही खुले मन की आशा लेकर गांव लौटता है, लेकिन गांव उनके सपनों को बहुत निर्ममता से तोड़ता है। काली और ज्ञानो के प्रेम प्रसंग को लेखक गहरी संवेदनशीलता के साथ अंकित करता है। काली की लड़ाई के दो मोर्चे हैं। एक ओर यदि अपने ही समाज की क्षुद्रताओं और स्वार्थों से टकराना होता है, मतलब काली जो होता है एक ओर अपने ही समाज के लोगों से, अपने ही तबके के लोगों से लड़ता है, उनकी रूढ़ियों से भी, वहीं उसे चौधरियों से भी संघर्ष करना है, जो वर्ग संघर्ष का ही एक रूप है। इस दुतरफा लड़ाई में ज्ञानो ही, छाह ही उसका सबसे बड़ा बल है। ज्ञानू नाम की जो उसकी प्रेमिका रहती है, उसका साहस, उसका छाह ही उसका सबसे बड़ा बल होता है। काली की हताशा गहरे अवसाद को जन्म देती है और उसके संघर्ष को विश्वसनीय बनाती है। तो मित्रों, ये मधुरेश ने हिंदी उपन्यास का विकास में लिखा था, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अगर मित्रों यह उपन्यास आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जितना हो सका, जितने कंटेंट थे सब खोज खोज के इसको हमने आप लोगों के लिए लाया है, और यह उपन्यास बहुत ही बेहतरीन है जगदीश चंद्र जी का। तो मित्रों, आज यहीं तक, आगे अब कल देखेंगे।